हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है वो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये क्लास 10th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। तो चलिए हम देखते हैं कि अपवर्तन का फिनोमिना क्या है। तो समझते हैं कि सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो प्रकाश होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। वो उसका प्रॉपर्टीज है कि वो सीधी रेखा में गमन करेगी। तो सीधी रेखा में गमन कब तक करेगी? तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाए। अगर हवा में जा रही है तो हवा में अगर सीधा जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? सीधा ही गुजरेगी। वो क्या हो जाएगी? सीधा गुजरेगी। और ज्यों ही अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, वो मुड़ जाती है। तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो समझ लीजिए कि इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, ऐसे लिख लेते हैं, जब प्रकाश एक, ऐसे लिख लेते हैं पारदर्शी, यहाँ पे पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, दूसरे पारदर्शी माध्यम में, यहाँ पर जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या होता है? मुड़ जाती है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम वैसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए। जैसे कि अगर कांच लेते हैं तो कांच में क्या करते हैं? अगर इस इधर से लाइट देते हैं तो वो क्या हो जाता है? उस तरफ आसानी से निकल जाता है। तो इसको कहते हैं पारदर्शी माध्यम। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर प्रकाश बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब देखिए, ये जो माध्यम होती है ये दो तरह का माध्यम होगा। कितना तरह का होगा? दो तरह का। एक हो जाएगा आपका विरल माध्यम, विरल माध्यम, और एक हो जाएगा सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है? अब समझ लीजिए, जैसे कि दो माध्यम लेते हैं, पारदर्शी जल और हवा लेते हैं, जल और हवा लेते हैं, दो माध्यम पारदर्शी माध्यम है। तो अब देखिए, जल का जो मॉलिक्यूल्स है वो हवा की अपेक्षा पास पास है। जल का मॉलिक्यूल्स क्या है? पास पास है। तो जल जिसका मॉलिक्यूल्स पास पास हो, भारी हो, वो आपका कहलाएगा सघन माध्यम। वो क्या कहलाएगा? सघन माध्यम। किसके उपेक्षा? हवा की उपेक्षा। और हवा का जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा डिस्टेंस में दूर दूर है, वो हल्का है, जल से हल्का है। तो ये क्या कहलाएगा? विरल माध्यम। क्या कहलाएगा? विरल माध्यम। अब हम अगर जल ले लेते हैं और एक कांच का टुकड़ा, मतलब कांच ले लेते हैं, तो अब बताइए जल और कांच में किसका मॉलिक्यूल्स पास पास होगा? तो कांच का होगा। तो कांच का मॉलिक्यूल्स जल की उपेक्षा पास पास होती है, तो कांच हो जाएगा आपका सघन माध्यम। क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। और जल क्या हो जाएगा? कांच की उपेक्षा विरल माध्यम हो जाएगा, क्योंकि कांच की उपेक्षा जल का मॉलिक्यूल्स थोड़ा डिस्टेंस में रहता, दूर रहता, हल्का होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका विरल माध्यम। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपसे हवा और कांच के बारे में पूछा जाए तो कौन सघन और कौन सा विरल है, तो देखिए, हवा का जो मॉलिक्यूल्स होता है कांच की उपेक्षा थोड़ा डिस्टेंस में होता है, दूर दूर होता है, तो इसलिए हवा हो जाएगा आपका विरल माध्यम और कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। और एक चीज और याद रखिएगा, जो विरल माध्यम होता है उसमें प्रकाश तेजी से निकल जाती है, और जो सघन माध्यम होता है उसमें प्रकाश धीमी से निकलती है, थोड़ा कम धीमी से निकलती है। जैसे कि आप लोग भी अगर भीड़ वाली जगह में, तो उसमें क्या होता है? आपको आगे बढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप स्लो चलते हैं। अगर जैसे ही खाली स्थान होता है तो उसमें आप क्या करते हैं? तेजी से आगे निकल जाते हैं। तो बस वही है कि जो विरल माध्यम होता है तो उसमें प्रकाश तेजी से निकल जाता है, जो सघन होता है वो क्या होता है? प्रकाश कम तेजी से निकलता है। अब ये माध्यम समझ में आ गया। अब सवाल ये होता है कि ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है किस तरह से होता है, किस तरह से बेंड होता है, इसको जानना जरूरी है। तो देखिए, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किस तरह से होता है। तो पहला है, विरल से अगर सघन माध्यम में जाए, मतलब विरल से अगर सघन माध्यम में जाए, तो हम यहाँ पे एक सरफेस बना लेते हैं, पृष्ठ। ये क्या बना लिया? सरफेस बना लिए। अब समझिए, ये जो सरफेस है, ये सरफेस दो माध्यमों को अलग कर रहा है। तो हम ऊपर हवा ले लेते हैं। क्या होता है? हवा। हवा एक प्रकार का कौन सा माध्यम है? विरल होगा, विरल माध्यम।
माध्यम। किसके अपेक्षा? नीचे अगर हम जल ले लेते हैं तो जल क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश, ये दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह ये है दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह। अब देखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो किस तरह से बेंड करती है। तो हम इस तरह से इस सरफेस पे प्रकाश को लाते हैं इस तरह से। तो ये जो प्रकाश इस तरह से सरफेस पे पड़ा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ती है वहाँ पर एक नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल कहने का मतलब यह है परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब देखिए प्रकाश अगर मीडियम चेंज नहीं करती तो जिस तरह से आ रही है ये सीधा निकल जाता, इस तरह से ही निकल जाता। लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, विरल से क्या आ रहा है? सघन में आ रहा है। विरल से सघन में आएगा तो क्या होगा? तो विरल से सघन में अगर आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। तो ये आपका अभिलंब है, प्रकाश इधर जाना चाहिए, इधर नहीं जा करके वो क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा। इस तरह से अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि जब सघन से विरल में जाता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो देखिए दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह हम बना लिए हैं। अब समझते हैं, ये ऊपर में अगर हम जल ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका सघन। क्या हो जाएगा? सघन मीडियम, और जिसको हम डेंसर बोलते हैं और रेयर विरल को बोलते हैं। तो अब विरल माध्यम हो जाएगा ये वाला कौन? तो हवा ले लेते हैं नीचे। क्या ले लेते हैं? हवा। अब देखिए जल से हवा में आता है मतलब सघन से विरल में आता है। तो जब सघन से विरल में अगर लाइट आएगी, प्रकाश की किरण, तो देखिए एक प्रकाश की किरण हम इस सतह पर डाल देते हैं, मतलब दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह है। अब हम क्या करते हैं, इस सतह पर जहाँ पे प्रकाश पड़ती है वहाँ पर हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल बनाते हैं, परपेंडिकुलर। इस तरह से नॉर्मल बना लिए। अब क्या होता है, प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाती तो इस तरह से सीधा निकल जाती। क्या होती? सीधा निकल जाती। लेकिन प्रकाश क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही। सघन माध्यम से क्या आ रही है? विरल माध्यम में। तो जब सघन से विरल में आती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो मतलब आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यह क्या हो जाएगा, इधर भाग जाएगा, तो ये दूर हट जाएगा। तो ये क्या हो गया, अभिलंब से दूर हट गया। अभिलंब से दूर हट गया कब? तो जब प्रकाश सघन से विरल में आती है। तो अब देखिए, अब एक ऐसा कंडीशन है जिसमें प्रकाश बेंड नहीं होता है। प्रकाश बेंड नहीं होता है। तो कहिएगा कि गुरुजी की अभी आप बताया कि प्रकाश बेंड होता है, मतलब मुड़ता है, लेकिन इस कंडीशन में प्रकाश नहीं मुड़ता है। तो उसको हम देखते हैं, उस केस में कैसे प्रकाश आती है। अब देखिए, इसको हम इस तरह से एक सरफेस बना लेते हैं और क्या करते हैं, एक तरफ मीडियम अलग और एक तरफ अलग। तो ये फर्स्ट मीडियम ले लेते हैं, ये सेकंड मीडियम ले लेते हैं, माध्यम पहला और माध्यम दूसरा ले लेते हैं। अब ये विरल भी हो सकता है, सघन भी हो सकता है। तो सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, इसके लिए दोनों के लिए ये सत्य है। कब? तो जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़े। क्या करे? सीधा पड़े, परपेंडिकुलर पड़े। तो सीधा अगर पड़ेगा तो वह बिना अपवर्तन के क्या होती है, सीधा निकल जाएगी। वह बिना अपवर्तन का क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा। तो जब प्रकाश दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ता है तो वह बिना अपवर्तन का क्या होता है, निकल जाता है, बिना अपवर्तन का निकल जाता है। तो अब समझ लीजिए, ये इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम कुछ मुख्य तथ्य को जान लेते हैं। अब देखिए, इस स्थिति में भी सबके लिए हम जो बता रहे हैं सबके लिए है। तो जो आने वाली किरण है, दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण। दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित। ये जो किरण है, अपवर्तन के बाद जो किरण निकलती है, अपवर्तन के बाद जो किरण निकलती है उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण
इसको क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। इसमें भी आने वाली किरण ये है और अपवर्तित किरण ये है। तो देखिए, ये जो आने वाली किरण है उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो अपवर्तन के बाद किरण निकलती है उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अब हम समझ लेते हैं, आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं, ये जो बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर मिलती है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। अब देखिए, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये वाला है आपतन बिंदु, ये है, और उस पर एक ये लंब खींचे हैं, तो इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। अब समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता? आपतन कोण। इसको आई से डिनोटेड करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश होता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। अब समझिए, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच ये वाला कोण, तो इसको बोलते हैं हम अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। इसको हम आर से डिनोटेड करते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल। तो इसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? ये बात आप लोगों को क्या हो गया? समझ में आ गया। अब एक चीज हम जान लेते हैं। देखिए, इस स्थिति में जब विरल से सघन में प्रकाश जाती है तो इसमें क्या होता है? आई का मान अगर ज्यादा है तो आर का मान छोटा होगा। जब विरल से सघन में जाएगा तो आई का मान क्या हो जाएगा? बड़ा होगा, और आर का मान क्या होता है? छोटा होता है। ये एंगल आप देख रहे हैं, ये ज्यादा फैला है, ये कम थोड़ा फैला रहेगा। अब जब हम सघन से विरल में जाते हैं, सघन से क्या होता है? विरल में जाते हैं, तो इस स्थिति में आई का मान जो होगा वो आर के मान से क्या हो जाएगा? कोण आई जो होगा वो कोण आर से छोटा होगा। मतलब कोण आर क्या हो जाएगा? आई से बड़ा होगा। ये जो हो जाता है वो बड़ा होता है। आप देख रहे हैं इस तरह से। अब लेकिन इस केस में, इस कंडीशन में क्या होता है? तो समझिए, हम हमेशा क्या करते हैं? जो कोण को मापते हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण को मापते हैं, तो अभिलंब से मापते हैं। अभिलंब से मापते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभिलंब भी यही हो गया और आपतित किरण भी यही हो गया। अभिलंब भी यही हो गया और आपतित किरण। अगर अभिलंब इस तरह से रहे और आपतित किरण इस तरह से रहे तो इस दोनों के बीच में जो गैप बनता है उसी कोण को कहते हैं आई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? गैप नहीं बन रहा है। तो अभिलंब भी यही हो गया और आपतित किरण भी यही हो गया, एक दूसरे के ऊपर संपाती है, तो उस दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। तो मतलब इसमें जो आई का मान होगा वो 0 डिग्री है। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब देखिए, अपवर्तित किरण भी और अभिलंब भी दोनों एक ही पे है, तो इसमें आर का मान भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? इतना समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं इसको, टर्म को। अब हम कुछ इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप लोग से अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में रखा डंटा क्या होता है? हल्का मुड़ा हुआ और मोटा प्रतीत होता है, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आप लोग भी अगर तालाब में जाकर के नहाते हैं तो वहाँ पे जाकर के अपना पैर रख के देखिएगा तो हल्का टेढ़ा और मोटा प्रतीत होता है, तो यही प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। मछली मारने के लिए जाएगा तो रहेगा छोटा, लेकिन कहिएगा पानी में देखिएगा कहेगा बड़ा, बहुत बड़ा है, और जैसे ही बाहर निकालिएगा तो उससे छोटा प्रतीत होता है। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एक ग्लास का टुकड़ा, ग्लास स्लैब ले लेते हैं, कांच का टुकड़ा इस तरह से ले लेते हैं। ये क्या है आपका? कांच का टुकड़ा, कांच लिख देते हैं। अब देखिए, प्रकाश अगर ये हवा माध्यम से कांच में आती है तो मतलब विरल से क्या हो जाएगा? सघन में आएगा। तो विरल से सघन में आएगा तो किधर मुड़ेगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल बनाते हैं, इस तरह से परपेंडिकुलर नॉर्मल बना लिए। तो जब विरल से सघन में आता है तो कैसा होता है? विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो ये आपका अभिलंब है तो इधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, मुड़ गया।
और फिर देखिए यही जो किरण, प्रकाश की किरण कांच से निकल के हवा में आएगा, तो मतलब सघन से क्या होगा, विरल में आएगा। तो सघन से विरल में आता है तो अभिलंब से दूर हटता है, तो फिर हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, इस तरह का नॉर्मल बनाएंगे। तो ये अभिलंब से क्या होता है, दूर हटेगा इस तरह से, तो दूर हट रहा। अब देखिए इस तरह से क्या होता है, कांच में प्रकाश का अपवर्तन होता है। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, तो पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, अब समझिए पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो देखिए ये अगर प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है तो बिना अपवर्तन का ये किस तरह से निकल जाती, इस तरह से सीधा निकल जाता। और ये जो किरण अपवर्तित हो रही है, अगर यहाँ से देखने के बाद अगर बिना अपवर्तन का होता तो ये लगता कि हमको कहाँ से आ रही है, इस तरह से, मतलब इस तरह से आ रही है, तो ये आ रही है। तो देखिए पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच के लंबवत दूरी। तो आपतित किरण ये वाला हो गया और अपवर्तित किरण क्या हो जाएगा, ये वाला। तो दोनों के बीच के लंबवत दूरी, यही लंबवत दूरी, ये क्या कहलाएगा, लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन। तो ये बात समझ में आ गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पहला था, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एक हम प्रिज्म का टुकड़ा बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, प्रिज्म का टुकड़ा, इस तरह से प्रिज्म बना लेते हैं। अब प्रश्न पूछेगा आप लोग से, बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रिज्म से होने वाले प्रकाश का अपवर्तन की चित्र आलेख खींचे। प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन का चित्र आलेख खींचे। तो देखिए ये एक क्या कर लेते हैं, प्रिज्म बना लेते हैं। अब हम प्रिज्म पे क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण इस तरह से इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं। अब देखिए इस सरफेस पे पड़ रहा है, इस सरफेस पे, क्योंकि यही सरफेस दो माध्यमों को अलग कर रहा है। तो जब प्रकाश इस पर पड़ रही है तो ये किधर मुड़ेगी, तो मतलब हवा से कहाँ जा रहा है, प्रिज्म में जा रहा है। तो हवा से प्रिज्म में जाएगा तो विरल से सघन में जा रहा। तो इस सरफेस पर एक हम नॉर्मल बनाएंगे, परपेंडिकुलर इस सरफेस पे। तो देखिए यहाँ इस तरह से अगर हम नॉर्मल बना लेते हैं, एकदम नॉर्मल बना लेंगे सीधा, तो ये क्या हो जाएगा, जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर। तो ये प्रकाश की किरण इस तरह से सीधा आएगी, अभिलंब की ओर आए। इसको जाना किधर चाहिए था, तो इधर सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब फिर देखिए ये जो प्रकाश की किरण है प्रिज्म से हवा में आएगी, मतलब सघन से विरल में आएगी। तो फिर हम यहाँ पे एक नॉर्मल इस तरह से बनाएंगे। क्या किए हैं, नॉर्मल बना लिए हैं, इस तरह से नॉर्मल बना लेंगे, ये इस तरह से सीधा निकलना चाहिए। तो नॉर्मल बना लिए। अब क्या होगा, तो अभिलंब से ये क्या हो जाएगा, दूर हटेगा। जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, तो फिर ये इस तरह से आ जाएगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन का चित्र आलेख खींचिए, तो इस तरह से आप खींच दीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको लिख दीजिएगा अपवर्तित किरण, इसमें प्रकाश का 2 बार अपवर्तन हुआ। कितना बार हुआ, 2 बार। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।